गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी फ्रेंड्स इस लेक्चर को जिस समय पे भी देख रहे हैं उनको मेरी वो विशेस। फ्रेंड्स, अभी हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ अकाउंट्स। और चैप्टर नंबर 1 ऑफ अकाउंट्स स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग क्या करते हैं, समरी देख लेते हैं किसकी, तो हमारे अकाउंट्स के जो चैप्टर्स हैं उनकी इंडेक्स देख लेते हैं एक बार। तो आपको कल मैंने बताया था कि इंस्टीट्यूट का कोई भी मटेरियल या फिर कोई भी बुक डाउनलोड करनी हो तो आप इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। तो देखो, ये इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप स्टूडेंट्स में जाओ, स्टूडेंट्स में जाके आप BOS नॉलेज पोर्टल में जाओ। यहाँ पे देखो, आपको इसके अंदर जाना है, न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। क्योंकि अभी CA में कैसा था, पहले CPT IPCC ये सब हुआ करता था, तो वो ओल्ड कोर्स बोलते हैं इसको। और अभी ये फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल को न्यू कोर्स बोलते हैं। तो ये न्यू कोर्स में जाना आपको। न्यू कोर्स में आप जाके देखोगे तो आपको यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स दिखेगा। अब फाउंडेशन कोर्स में आपके 4 टोटल सब्जेक्ट हैं। तो 4 सब्जेक्ट में से जिसका मटेरियल डाउनलोड करना है उस पे जाओ। जैसे मैं अकाउंट्स में गया और अकाउंट्स में मुझे इंस्टीट्यूट का लेट सपोज बुक डाउनलोड करना है, तो बुक को हम यहाँ पे बुक नहीं बोलते हैं, हम यहाँ पे मॉड्यूल्स बोलते हैं या फिर स्टडी मटेरियल बोलते हैं। तो आप स्टडी मटेरियल में जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे जाके देखोगे तो आपको चैप्टर वाइज सब स्टडी मटेरियल आपको PDF मिल जाएगा। आप लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको देखो, इनिशियल पेज पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट की इंडेक्स मिल जाएगी। इसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो मैं वहाँ से आपको बताता हूँ। तो इंस्टीट्यूट की टोटल अकाउंट्स के अंदर 2 मॉड्यूल हैं। कितनी मॉड्यूल हैं? 2 मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। अब मॉड्यूल 1 में कुछ चैप्टर्स हैं और कुछ चैप्टर्स मॉड्यूल 2 में। अब देखो यहाँ पे, ये देखो, अब सबसे पहला इंस्टीट्यूट ने बोला है कि ये एक पेपर है अकाउंट्स का, और इस पेपर में 3 घंटे का पेपर होगा और ये पेपर 100 मार्क्स का होगा। ये तो हमको पहले से मालूम है। अब इसमें टोटल चैप्टर्स कितने हैं, तो देखो, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 चैप्टर हैं अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, उसमें से आपके अराउंड 6 चैप्टर मॉड्यूल 1 के अंदर हैं। यहाँ पे देखो बाइफर्केशन दे रखा है, पहले 6 चैप्टर मॉड्यूल 1 के अंदर हैं और फिर 4 चैप्टर किसके अंदर है, मॉड्यूल 2 के अंदर हैं। ठीक है, तो आपको 2 पार्ट में इसको बाइफर्केशन किया गया है। 2 अटेम्प्ट पहले, यानी आज से 1 साल या 1.5 साल पहले जिन्होंने एग्जाम दिया है CA फाउंडेशन का, उनको 2-3 चैप्टर और हुआ करते थे। जैसे रेशियो एनालिसिस करके एक चैप्टर हुआ करता था, बट अब वो चैप्टर्स CA इंस्टीट्यूट के सिलेबस में नहीं है। इंस्टीट्यूट ने वो चैप्टर्स रिमूव कर दिए। अब हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो बेसिकली हम लोग ये वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, तो अकाउंट्स का जो सिलेबस है ना, वो कुछ नहीं है, क्लास 11th प्लस क्लास 12th प्लस सम फ्यू मोर टॉपिक्स। ठीक है, उन सबको ऐड करके आपका CA फाउंडेशन का सिलेबस बनता है। लेकिन 11th 12th में और CA फाउंडेशन में फर्क क्या है, तो 11th 12th में एक टाइम के लिए आप रट्टा भी मार सकते थे, लेकिन यहाँ पे जब तक आप कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे नहीं तब तक आप ये एग्जाम में पास नहीं होंगे। तो जो सबसे पहला फोकस जो चीज़ पे हमारा रहना चाहिए ना, वो इस चीज़ पे रहना चाहिए कि हमें कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। अगर हमको कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आ रहे हैं ना, तो आप यहाँ कहीं ना कहीं तो सम सॉल्व करते वक्त या फिर एग्जाम्स में कहीं ना कहीं तो अटक जाओगे, और उसका रिजल्ट सिर्फ एक ही निकलेगा कि उसका रिजल्ट आप फेल हो जाओगे, और वो हमें चाहिए नहीं। बराबर है। अब देखो, यहाँ पे आपको देखेगा कि एक चैप्टर है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, लेकिन थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में भी यूनिट्स हैं, अलग अलग यूनिट्स हैं, जैसे मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। तो ये अलग अलग चैप्टर्स हैं इसके अंदर, सब बड़े नहीं हैं, कुछ कुछ बड़े हैं और कुछ कुछ 1-1, 2-2 पेज के ही चैप्टर हैं। तो उनको मैंने मेरे हिसाब से मर्ज किया है, वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ कैसे किया है। फिर अगर आप अकाउंटिंग प्रोसेस में देखोगे तो उसमें 3 चैप्टर हैं। बैंक रिकंसिलिएशन में कोई चैप्टर नहीं है, उसमें सिर्फ वो सिंपल एक ही चैप्टर है, उसके अंदर कोई मल्टीपल यूनिट्स नहीं है। इन्वेंट्री के अंदर भी मल्टीपल यूनिट्स नहीं है। ये आपका 11th का सिलेबस है पूरा, ये भी 11th में था। आपको मैं CBSE को बेस लेके बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें, ये भी 11th में था CBSE वालों को। ठीक है, उसके बाद आपको ये न्यू टॉपिक है, आपको ये आपको ना 11th में था और ना 12th में था आपको। उसके बाद ये आपको 11th स्टैंडर्ड में था, डेप्रीशिएशन, WDV, SLM, ये सब आपको था उस वहाँ पे था। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 देखो, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन। अब इसके अंदर है ना टोटल 5 चैप्टर हैं। तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज करके ये 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर आपको। ठीक है, ये न्यू टॉपिक है, सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न एंड अप्रूवल बेसिस।
ये 11th में था, फर्स्ट चैप्टर में, या सॉरी फाइनल अकाउंट के चैप्टर में थोड़ा सा था, बट इतना डिटेल में नहीं था, तो इसको मैं ऐसा बोलूंगा कि ये नया ही चैप्टर है। कंसाइनमेंट आपको नया चैप्टर है, एवरेज ड्यू डेट आपको नया चैप्टर है, अकाउंट करंट आपको नया चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ये आपको 11th स्टैंडर्ड में था, ठीक है। उसके बाद आप पार्टनरशिप देखोगे तो ये 12th स्टैंडर्ड में था आपको। 12th स्टैंडर्ड में आपको क्या था, 12th स्टैंडर्ड में पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाना, पार्टनर्स कैपिटल बनाना, एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंजेस इन पीएसआर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, ये सब कहाँ पे था, ये सब अपने को 12th स्टैंडर्ड के अकाउंट्स में था। उसके बाद एनपीओ, ये भी अपने को क्लास 12th के अकाउंट्स में था। उसके बाद हम लोग को शेयर्स, कंपनी अकाउंट्स मतलब शेयर्स एंड डिवेंचर्स, शेयर्स एंड डिवेंचर्स भी हमको क्लास 12th के अंदर था। तो देखो पूरा का पूरा सिलेबस एक बार आप याद करने की कोशिश करो कि भाई 12th के अकाउंट्स में क्या था। तो 12th के अकाउंट्स में क्या था, सीबीएसई के अकाउंट्स में बात करूं तो पार्टनरशिप थी, और पार्टनरशिप में 5 चैप्टर थे, 5 में से 4 फाउंडेशन में हैं और 1 सीए इंटरमीडिएट में। यहां पे डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कवर्ड है, डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म आपको कहां पे, इंटरमीडिएट के अंदर कवर हो जाएगा। उसके बाद आप शेयर्स देखो तो पूरा शेयर्स यहां पे है, 100% शेयर फाउंडेशन के अंदर ही कवर्ड है। उसके बाद क्या था, एनपीओ, तो एनपीओ भी यहां पे पूरा का पूरा कवर्ड है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या था, उसके बाद आपको एक पार्ट भी था। अब पार्ट भी जो है ना, पार्ट बी यहाँ पे सीए फाउंडेशन के अंदर कवर्ड नहीं है, इसको इन्होंने सीए इंटरमीडिएट के अंदर कवर किया है। फाइन, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको कहाँ पे कवर हो जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट सीए इंटर के अकाउंट्स के पेपर में कवर हो जाता है। और वो बाकी सब चैप्टर्स थे वो कहीं ना कहीं हमारे एफएम में कवर हो जाते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रेशियोज करके जो चैप्टर था वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके आपको पेपर आएगा सीए इंटर के अंदर, वहां पे खत्म हो जाता है। तो कहने से पूरा का पूरा 12th का अकाउंट्स आ गया है, बस कुछ टॉपिक्स जो हैं उनको इन्होंने कहां शिफ्ट कर दिया है, सीए इंटर के अंदर शिफ्ट कर दिया है। और अगर 11th के अकाउंट्स की बात करूं तो कहना इससे पहले तो थियरी था, तो देखो पहला चैप्टर जो है यहाँ पे वो पूरा थियरी बेस्ड चैप्टर है, ये सब थियरी है। तो कहना इससे थियरी 11th का पूरा थियरी कवर किया है, यस। उसके बाद क्या था, जर्नल एंट्री, लेजर अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, ये सारी चीजें थी। तो देखो ये इस चैप्टर के अंदर कवर्ड है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है। ट्रायल बैलेंस ये सब यहाँ पे कवर हो जाएगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या है, लेजर अकाउंट है, क्या होता है, जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये सारी चीजें। ट्रायल बैलेंस में यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमको क्या था, उसके बाद सीबीएसई के हिसाब से बात करूं तो बीआरएस करके एक चैप्टर था, तो देखो यहाँ पे भी चैप्टर नंबर 3 में बीआरएस ही है, यस और नो। उसके बाद हम लोग को क्या था, हमको उसके बाद बीआरएस के बाद चैप्टर नंबर 6 आई थिंक डेप्रीशिएशन था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज था और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये 3 चैप्टर हुआ करते थे। तो कहने से तीनों चैप्टर देखो, ये रहा आपका डेप्रीशिएशन, ये रहा आपका रेक्टिफिकेशन और ये रहा आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। तो 11th स्टैंडर्ड का उसके बाद हमको फाइनल अकाउंट्स आता था 11th स्टैंडर्ड में। तो देखो यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स पूरा का पूरा ये रहा। तो कहने से जो सीए फाउंडेशन का सिलेबस है वो कुछ नहीं है, वो आपका क्लास 11th का सिलेबस प्लस क्लास 12th का सिलेबस प्लस 2 से 4 नए टॉपिक, और ये सीए फाउंडेशन का क्या बन गया, अकाउंट्स बन गया। लेकिन इसमें जो लेवल होगा वो थोड़ा सा स्लाइटली क्या होगा, ऊपर होगा। यहाँ पे आपको सारी बातें कॉन्सेप्ट से की जाएंगी, यानी ऐसा नहीं होगा कि ऐसा फॉर्मेट बना दो, इधर ये लिख दो, इधर ये लिख दो, इधर ये लिख दो, आंसर आ जाएगा, वो वाला सिस्टम अब यहाँ पे नहीं रहेगा। हमको सब कुछ किसके साथ जाना है, कॉन्सेप्ट्स के थ्रू जाना है। जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 12th मुझसे पढ़ा है, ठीक है, उनको मालूम है कि हम तो क्लासेस के अंदर जब अकाउंट्स करते हैं तो हम तो हमेशा कॉन्सेप्ट से ही करते हैं, तो उनको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैं वापस से 11th स्टैंडर्ड के बेसिक से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इवन अगर आपने नहीं सीखा है लॉजिक से अकाउंट्स, तो अब आपके पास चांस है कि आप अपना पूरा अकाउंट्स लॉजिक से मेरे साथ सीख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग। ये तो हमारा इंडेक्स हो गया, ठीक है। अभी हम लोग इसमें सबसे पहला हमारा थियोरेटिकल फ्रेमवर्क के चैप्टर में जो सबसे पहला यूनिट है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, ये वाला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा होगा कि सर एक बात तो बताओ कि 10 चैप्टर हैं और इसमें से 100 नंबर का पेपर बनेगा, 100 मार्क्स का पेपर बनेगा, तो ये बताओ कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, कौन से चैप्टर का एग्जाम में कितना वेटेज है। तो आप 12th स्टैंडर्ड पास हो चुके हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वेटेज नहीं मिलेंगे। इंस्टीट्यूट की एक खास बात ये है
कि इंस्टीट्यूट जिस मन मर्जी से चाहे उस मन मर्जी से अपना पेपर बना सकता है। यानी इंस्टीट्यूट कई बार तो ऐसा करता है कि मैं आपको बताता हूँ, सीए फाइनल के अंदर एक फॉरेन एक्सचेंज एंड डेरिवेटिव करके एक चैप्टर है, फॉरेन एक्सचेंज एंड डेरिवेटिव करके एसएफएम करके एक सब्जेक्ट हुआ करता था, उसमें ये चैप्टर आया करता था। तो ऑलमोस्ट हर ईयर इंस्टीट्यूट इसको 30 से 40 मार्क्स के लिए पूछता था, ये 2-3 चैप्टर को। ये बहुत बड़ा चैप्टर हुआ करता, 30 से 40 मार्क्स। लेकिन कई बार ऐसा भी होता था कि इंस्टीट्यूट इसमें से सिर्फ 4 मार्क का पूछता था। देख रहे हो कितना वेरिएशन है, कभी कभी 30-40 मार्क्स का पूछ लेता है और कभी कभी सिर्फ 4 मार्क्स का पूछता है। तो आप ये नहीं कर सकते इसके अंदर कि सर ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये पढ़ के जाएंगे और बाकी छोड़ देंगे, क्योंकि क्या पता इंस्टीट्यूट आप जिसमें से छोड़ रहे हो उसी में से पूरा पेपर निकाल दे। इंस्टीट्यूट का कोई भी भरोसा नहीं है। कभी कभी इंस्टीट्यूट ये जो पहला चैप्टर होता है इसमें 15 मार्क्स तक का पेपर निकाल देता है और कभी कभी इसमें से सिर्फ 7 या 8 मार्क का पेपर निकालता है। तो आप कुछ छोड़ नहीं सकते हो इसके अंदर। इसके लिए थियरी को भी इक्वल वेटेज देना है अकाउंट्स के अंदर, क्योंकि अगर 15 मार्क्स का पेपर इसमें से आ गया तो हम रैंक कैसे लाएंगे भाई? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो हमको तो थियरी भी उतनी अच्छे से करनी है और प्रैक्टिकल भी उतना ही अच्छे से करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी आज सबसे पहला चैप्टर है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। अब मैंने क्या किया है, देखो इंस्टीट्यूट के यहाँ पे अपन वेबसाइट पे अगर जाते हैं और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग पे, तो हम यहाँ पे आते हैं तो देखो ये इंस्टीट्यूट का चैप्टर 1 का पीडीएफ है, आप भी वहां से डाउनलोड कर सकते हो और इसको रिफर कर सकते हो। अब इस बुक में क्या है ना कि उन्होंने बहुत सारा थियरी दे दिया है और इस थियरी में उसको बहुत अननेसेसरीली लेंदी भी किया है। तो मैंने क्या किया है, इस बुक को थोड़ा सा ना शॉर्ट कर दिया है और प्रिसाइज कर दिया है। तो इसके मैंने नोट्स बनाए हैं जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। इसमें सब कुछ कवर्ड मिलेगा आपको, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो कवर नहीं होगा। लेकिन फिर भी एक बार मेरे नोट्स पढ़ने के बाद, ठीक है, उसके बाद भी आपको एक बार इंस्टीट्यूट की जो मटेरियल है, जो पीडीएफ है, उसको रेफर करना है, उसको रीडिंग करनी है उसकी। और आपको लगे कि यार सर के नोट्स में कुछ 1-2 चीज मिसिंग है, तो आपको पेंसिल से या फिर पेन से अपने नोट्स के अंदर उसको कॉपी कर लेना है इंस्टीट्यूट के मटेरियल से। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ोगे ना तो इंस्टीट्यूट का मटेरियल नहीं पढ़ोगे, क्योंकि वो अननेसेसरीली क्या है, लेंदी है। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो इंस्टीट्यूट का मटेरियल जो है वो ऑलमोस्ट देखने जाओगे तो आप कितने पेज का है, 21 पेजेस का इंस्टीट्यूट का मटेरियल है। वेरेज आज आप अपना देखोगे तो अपना पेज अराउंड 7 पेज के आसपास है, 7 पेजेस का है। तो 21 पेजेस और 7 पेजेस ऑब्वियसली डिफरेंस है, ठीक है। तो इसके लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आप एक बार मेरा पढ़ाने के बाद आप एक बार इंस्टीट्यूट का मटेरियल एक बार रीड कर लो, रेफर कर लो, और उसमें कोई कमियां लगती है कि सर ने ये वाला मटेरियल, ये वाली चीज़ थोड़ी कम लिखी है, तो उसमें अपने नोट्स बना लो। और उसके बाद नेक्स्ट टाइम आपको क्या रिफर करना है, आपको सिर्फ ये नोट्स जो मैं दे रहा हूँ वही रिफर करना है। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, क्लास 11th का सबसे पहला टॉपिक आता है कि भाई अकाउंटिंग का मतलब क्या। हम अकाउंट्स तो कर रहे हैं, बट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या है, तो अकाउंटिंग का जो डेफिनेशन है, ऐसे तो बहुत सारी डेफिनेशन है, बट उनमें जो सबसे पॉपुलर डेफिनेशन है वो मैंने लिया। और उस डेफिनेशन को एक्चुअली मैंने लाइन बाय लाइन लिखने की बजाय मैंने उसको थोड़ा क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है, ताकि हम उसको अच्छे से समझ सकें। तो बोला है अकाउंटिंग इज ए आर्ट, अकाउंटिंग इज ए आर्ट। अब देखो हमने जो क्लास 12th में अभी जो पास हुए हैं, जो अभी जस्ट पास हुए होंगे, उनको मालूम है कि आर्ट और साइंस में क्या फर्क होता है। मैनेजमेंट इज अ आर्ट एज वेल एज साइंस। सब याद आता है कि नहीं आता है? तो कहना ही से मैनेजमेंट, आर्ट और साइंस में फर्क क्या होता है कि साइंस के एकदम बहुत रिजिड रूल होते हैं, जैसे कि कोई भी चीज ऊपर से गिरेगी तो वो नीचे ही गिरेगी, कहीं और नहीं जाएगी। तो ये साइंस का रूल है, ये हर जगह सेम रहेगा। लेकिन आर्ट में क्या होता है कि हर इंसान का काम करने का तरीका क्या होता है, अलग होता है। इसीलिए यहां पे बोला गया है अकाउंटिंग इज ए आर्ट। तो अकाउंट्स बनाने का मेरा तरीका थोड़ा अलग होगा, आपका तरीका थोड़ा अलग होगा, बट अल्टीमेटली जो लास्ट में हम चीज फाइंड करेंगे ना, वो चीज क्या होगी, सेम होगी यहां पे। इसीलिए बोला गया अकाउंटिंग इज ए आर्ट। आर्ट किस चीज का, तो आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी the transactions and events which are part of a financial character and interpreting the results thereof। अब इसका मतलब क्या होता है,
ये तो मैंने वन शॉट में पढ़ा। अब देखो, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो आप रिकॉर्डिंग कैसे करते हो? हम जर्नल एंट्री बनाते हैं, आया ना। जब भी हम परचेस करते हैं तो हम परचेस की एंट्री पास करते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग करने के बाद हम उनको क्लासिफाई करते हैं, लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। कैसे? कि भाई जर्नल एंट्री तो मैंने ऐसे पास कर दी, परचेस अकाउंट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, एसेट अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो ये तो मैं जर्नल एंट्री पास कर रहा हूं। अब मैं क्या करता हूं कि परचेस के जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उन सबको परचेस अकाउंट में लिख देता हूं, कैश के ट्रांजैक्शन को कैश अकाउंट में लिख देता हूं, और असेट्स के ट्रांजैक्शन को, मशीन के ट्रांजैक्शन को मशीन अकाउंट में लिख देता हूं। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, उनको मैं क्लासिफाई कर दे रहा हूं। क्या कर दे रहा हूं? क्लासिफाई कर दे रहा हूं। क्योंकि देखो ऐसे जर्नल एंट्री पास करूंगा, परचेस टू कैश, कैश टू सेल्स, ठीक है। ऐसे सोचो, मैं तो 2 ही एंट्री पास किया, बट रिलायंस जैसी कंपनी के बारे में सोचो, कहने से दिन की लाखों एंट्रियां पास होती हैं। अब 1 लाख एंट्री को ऐसा देखूंगा तो कहने से इतनी बड़ी मोटी बुक निकलेगी। अब इतनी बड़ी मोटी बुक को देख के मुझे क्या समझ में आता है? कोई मेरे काम का है क्या? कोई डिसीजन मेकिंग कर पा रहा हूं इससे? नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए उन ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई करना थोड़ा मेरे लिए आसान हो जाएगा। कहने से कि जब मैं परचेस का सब ट्रांजैक्शन को एक ही अकाउंट में डाल दूंगा और उसका टोटल करूंगा, तो कहने से मुझे मालूम पड़ेगा कि लेट सपोज परचेस 1 लाख है। तो मैं अब सोच सकता हूं यार 1 लाख रुपए का परचेस हो गया तो सेल क्यों नहीं हुआ? सेल मेरा लेट सपोज सेल मेरा 50,000 ही है। तो अब मैं डिसीजन मेकिंग कर सकता हूं ना कि परचेस 1 लाख रुपए का और सेल सिर्फ 50,000 का ही है। ये तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कहने से मैं करेक्टिव डिसीजन ले पा रहा हूं कि नहीं ले पा रहा हूं? यस। तो कहने से रिकॉर्डिंग तो करना है, लेकिन रिकॉर्डिंग सिर्फ इनाफ नहीं है। इसके लिए हम उसको क्या करते हैं, फिर लेजर अकाउंट्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं। क्या करते हैं? लेजर अकाउंट्स के अंदर क्लासिफाई। एक बार क्लासिफाई कर लिया, अब सोचो आपको आके मैं ऐसा बोलता हूं परचेस का टोटल 1 लाख है, सेल का टोटल 50,000 है, वेजेस का टोटल 20,000 है, कमीशन का टोटल 800 है। ऐसे करके मैं आपको 100 अकाउंट का टोटल बना देता हूं। कहने से अब ये इंफॉर्मेशन भी थोड़ी सी क्या हो गई, रिस्ट्रिक्टिव हो गई। यानी कुछ डिसीजन तो ले सकता हूं बट ओवरऑल पिक्चर इसमें नहीं आ रही है। इसके लिए मैं क्या करता हूं, इन अकाउंट्स को मैं समराइज कर देता हूं। और समराइज करने का मतलब क्या है? यहां पे समराइज करने का मतलब यह है कि इन अकाउंट्स का मैं फाइनल अकाउंट्स यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बना लेता हूं। क्या बना लेता हूं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बना लेता हूं। जब मैं पीएनएल एंड बैलेंस शीट बना लेता हूं, कहने से अब मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं देखता हूं कि यार मेरा प्रॉफिट है 800 करोड़ का। मैं बोला बढ़िया कंपनी है भाई। कहने से मैं डिसीजन मेकिंग एनालिसिस कर पा रहा हूं। क्यों कर पा रहा हूं ये एनालिसिस? क्योंकि अब मुझे टोटल्स नहीं मिल रहे हैं, अब मुझे रिजल्ट मिल रहा है। मैं मेरी बैलेंस शीट देखता हूं और बैलेंस शीट में मेरे को मालूम पड़ता है अच्छा मेरे फिक्स एसेट 800 करोड़ के हैं। मैं बोला ये बहुत अच्छा रिजल्ट है अपना, ये बहुत अच्छे एसेट्स हैं, कंपनी बहुत अच्छी है। कहने से मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रहा हूं। तो कहने से रिकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कौन से डेट को कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ था, इसके लिए मुझे रिकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट, रिकॉर्डिंग ऑफ ए ट्रांजैक्शन मुझे चाहिए। लेकिन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन मुझे इतना अच्छा कंक्लूजन ड्रॉ करने में मदद नहीं करता। इसके लिए मैं उसको क्या कर लेता हूं, समराइज कर लेता हूं। और समराइजेशन का भी कुछ लिमिट आ जाता है, इसके लिए मैं क्लासिफाइंग का भी कुछ लिमिट आ जाता है, इसलिए मैं उनको क्या कर लेता हूं, समराइज करके पीएनएल एंड बैलेंस शीट बना लेता हूं। अच्छा, ये पीएनएल एंड बैलेंस शीट किस फॉर्म में बनेंगे? तो ये सब होने चाहिए इन टर्म्स ऑफ मनी। इन टर्म्स ऑफ मनी यानी इसमें आप कोई दूसरा यूनिट नहीं लोगे। यानी लेट सपोज आप 10 kg गुड्स परचेस किए। कितना केजी गुड्स परचेस किए? 10 kg गुड्स परचेस किया, और ये गुड्स आपने टोटल 1000 रुपीज में परचेस किया। तो आप 10 kg गुड्स परचेस किया ये नहीं रिकॉर्ड करोगे, आप इसको मनी के टर्म में रिकॉर्ड करोगे। कहने से आप चाहो तो ऐसे भी रिकॉर्ड कर सकते हो ना, 10 kg सामान आया, 2 kg बिक गया, 8 kg बाकी है। तो कहने से हिसाब तो केजी में भी होता है, लेकिन अकाउंट्स में हमको केजी या फिर कोई दूसरे यूनिट में हिसाब नहीं करना है, हमको सारा का सारा हिसाब किस में करना है, मनी के टर्म्स में करना है। तो ये जो रिकॉर्डिंग है, क्लासिफाइंग है, समराइजिंग है, ये सब किसके टर्म्स में होना चाहिए, मनी के टर्म्स में होना चाहिए। और ये कौन से होने, मनी के टर्म्स में क्या रिकॉर्ड होना चाहिए, क्या क्लासिफाई होना चाहिए और क्या समराइज होना चाहिए? तो ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को हमें क्लासिफाई, समराइज एंड रिकॉर्ड करना रहेगा। अब ट्रांजैक्शन और इवेंट क्या होते हैं तो ये थोड़ी देर बाद देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपना वही है तो तब देखेंगे यहां पे। अब ये ट्रांजैक्शन और इवेंट्स फाइनेंशियल कैरेक्टर के होने चाहिए। किस चीज के होने चाहिए? फाइनेंशियल कैरेक्टर के। यानी ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, अगर सिंपल भाषा में बोलो तो लेन देन। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? लेन देन। अच्छा, एक बात बताओ, क्या लेन देन सिर्फ पैसे से ही होता है क्या? क्या लेन देन सिर्फ पैसे से ही होता है क्या?
कैन आई से मैं किसी इंसान को मेरी कंपनी के अंदर रख रहा हूं, ये भी तो एक तरह का ट्रांजैक्शन है, बट ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। देखो, इंसान को जॉब पे अपॉइंट किया, इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, इट इज नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बट उसको सैलरी दिया, दैट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो जब मैं इंसान को, मेरी कोई भी एक पर्टिकुलर इंसान को अगर मैं मेरी कंपनी में अपॉइंट कर रहा हूं, जॉब पे रख रहा हूं, तो दैट इज नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड दैट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। यानी सिर्फ वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं जो फाइनेंशियल नेचर के होंगे, यानी जिसमें पैसा इन्वॉल्व होगा। और एक बार मैंने रिकॉर्ड कर लिया, क्लासिफाई कर लिया, समराइज कर लिया, और समराइज करने के बाद कौन से, किसको समराइज किया, ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के थे उनको मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड किया, क्लासिफाई किया, समराइज किया। उसके बाद मुझे उनको क्या करना पड़ेगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा। अब इंटरप्रेटिंग का मतलब क्या है कि भाई मेरे को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये इसको क्या बोलेंगे, इंटरप्रिटेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटरप्रिटेशन बोलेंगे। मेरे को जो इंफॉर्मेशन आई है, जो मैंने ऊपर जो सारी चीजें एक्सरसाइज की है, 3 चीजें की हैं, रिकॉर्ड, क्लासिफाई एंड समराइज, उसका मुझे बेसिकली उससे मुझे ये पता करना है कि मेरा बिजनेस में मुझे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। इसलिए मैं उसके रिजल्ट्स को क्या करता हूं, इंटरप्रेट करता हूं कि मैंने अच्छा किया कि मैंने बुरा किया, मेरे बिजनेस एक्टिविटीज की परफॉर्मेंस अच्छी है कि बुरी है। ये इसको जब इंटरप्रेट करते हैं तो इन सारी एक्टिविटीज को हम अकाउंटिंग बोलते हैं। इन सारी एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं। एक बार मेरा अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्लियर हुआ तो इसको अब मैं क्या है कि जब भी एग्जाम में, अगर ऐसे तो आएगा नहीं अकाउंटिंग का डेफिनेशन, क्योंकि ऐसी थियरी पूछने के थोड़े चांसेस क्या है, कम है, बट फिर भी हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, इंस्टीट्यूट बोल दे शॉर्ट नोट लिखो, तो उस केस में ये डेफिनेशन हमें एज इट इज याद रहनी चाहिए। तो देखो कैसे इसको मैंने इसके तोड़ के क्यों लिखा है, ताकि आपको याद रहे। तो सबसे पहला क्या है, 3 एक्टिविटी है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। समराइजिंग क्या है, तो समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। किसको, किस टर्म्स में हमको ये सब चीजें करनी है, मनी के टर्म में। किसका, ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन ए फाइनेंशियल कैरेक्टर, विच आर ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर, यानी उसमें मनी के बारे में कुछ बात हो रही है, उन्हीं ट्रांजैक्शन और इवेंट को हम रिकॉर्ड, क्लासिफाई एंड समराइज करेंगे। और एक बार ये सब हो जाए उसके बाद उसके रिजल्ट्स को हमें क्या करना है, इंटरप्रेट करना है। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम अकाउंटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का डेफिनेशन याद रहेगा क्या, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी the transactions and events which are part at least of financial character and interpreting the results thereof। ये डेफिनेशन एज सच याद नहीं रहेगी तो भी चलेगा, लेकिन जो वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए या फिर मैंने जिनको सर्कल किया है वो वर्ड्स आपकी डेफिनेशन में आने चाहिए, क्योंकि वो वर्ड्स नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं डेफिनेशन क्या रह जाएगी, अधूरी रह जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी डेफिनेशन अकाउंट्स की, ठीक है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग अकाउंटिंग की डेफिनेशन दी है, मैं भी थोड़ी देर में दूंगा आपको, बट वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में लिखने के पर्पस के लिए ये डेफिनेशन इज वेल एंड गुड, समझ में। अब मैं मेरी अकाउंटिंग की डेफिनेशन की बात करता हूं। तो देखो मेरे लिए तो अकाउंटिंग का डेफिनेशन बहुत सिंपल है, हिसाब। अकाउंटिंग का मतलब क्या है, हिसाब करने को ही हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं। अब हिसाब का मतलब अगर आपको थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बोलना है तो आप बोल सकते हो कि अकाउंटिंग का मतलब होता है कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट एंड बेनिफिट का एनालिसिस करना कि भाई मैंने इस चीज को करने के लिए, ये काम को करने के लिए इतना कॉस्ट इनकर किया और उससे मुझे इतने बेनिफिट यानी इतना फायदा मिला। जब आप इनको कंपेयर करके एनालाइज करोगे उसी को अकाउंटिंग बोलेंगे। कहना इसे बिजनेस में हम करते क्या है, एक साइड हम इनकम लिखते हैं P&L अकाउंट में, एक साइड हम क्या लिखते हैं, एक्सपेंस लिखते हैं, और बोलते हैं कि भाई इतना इनकम है और इतना एक्सपेंस है, ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। तो हम कर क्या रहे हैं, अल्टीमेटली कॉस्ट, हमने इतना कॉस्ट इनकर किया और उससे हमें इतना फायदा हुआ, दोनों का एनालिसिस कर रहे हैं। तो मेरी जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन है ना वो बहुत सिंपल है कि अकाउंटिंग का मतलब होता है कोई भी चीज की आप जब कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस करने लग जाओ वो क्या हो जाती है, अकाउंटिंग हो जाती है। बट ये डेफिनेशन थोड़ी वेग है और ये जो डेफिनेशन बुक में दे रखी है ये डेफिनेशन ऑन टू द पॉइंट है। अब ये डेफिनेशन आपको इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी मिलेगी। देखो यहां पे आप आओगे तो आपको इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी डेफिनेशन मिलेगी। ये रही, मैंने यहीं से ये डेफिनेशन लिया है, ये रहा।
तो आपको इसमें ये डेफिनेशन पढ़ना है बस, बाकी का नीचे का एक बार रीड कर लेना है, लेकिन कोई काम का नहीं है। ये सारी चीजें जो मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं वही सारी चीजें इन्होंने भी एक्सप्लेन करके यहाँ पे रखी। समझ में आता है कि नहीं आता है? पक्का? चलें आगे। तो कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा रहता है सर इस मॉड्यूल में से क्या पढ़ने का और क्या नहीं पढ़ने का, तो वो मैंने बता दिया आपको, सिर्फ ये डेफिनेशन पढ़नी है, बाकी सारी चीजें एक बार रीड करनी है, फिर नेक्स्ट टाइम उनको नहीं पढ़ना है। और अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो उसको मार्क कर लेना, ऐसे उसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो अब नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन और इवेंट का मतलब क्या होता है? ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है। अब इसमें लोगों को मालूम नहीं पड़ता। देखो ट्रांजैक्शन का मतलब सिंपल सा इतना याद रखो, आप दो चीज बनाते हो, एक बनाते हो पीएनएल और एक बनाते हो आप बैलेंस शीट। ये सुनो, आप एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो बिजनेस में, कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, और आप एक बैलेंस शीट बनाते हो। ये सुनो, तो जो भी चीजें, जो भी आइटम्स पीएनएल में आते हैं वो सब ट्रांजैक्शंस होते हैं। जो भी आइटम किस में आते हैं? पीएनएल में आते हैं, वो सब ट्रांजैक्शंस होते हैं। और जो भी आइटम किस में आएंगे? बैलेंस शीट में आते हैं, ये सब क्या होते हैं? इवेंट्स होते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ट्रांजैक्शन और इवेंट में डिफरेंस क्या है? तो देखो, दे आर मेनली ऐसा बोल सकते हो कि परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट, यानी कोई भी एक्ट हो रहा है वो क्या है? ट्रांजैक्शन है। जैसे कि एक्ट कौन कौन से एक्ट होते हैं? हमने सैलरी पे किया, ये भी एक एक्ट है, ठीक है। हमने सामान परचेस किया, ये भी एक एक्ट है। हमने सेल की, ये भी एक एक्ट है। तो ऐसे जो एक्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शंस। तो देखो यहां पे डेफिनेशन क्या है? ट्रांजैक्शन मींस ए परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट और एन एग्रीमेंट, यानी जब आप कोई एक्ट को परफॉर्म करो या अग्री करो तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम ट्रांजैक्शन बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, परचेस ऑफ गुड्स ऑफ ₹10,000 इज ए ट्रांजैक्शन। गुड्स खरीदा 10,000 का, ये ट्रांजैक्शन है, ये एक्ट है, मैंने परफॉर्म किया है उसको। सेल ऑफ अ गुड ऑफ ₹6,000, ये भी क्या है? ये भी एक एक्ट है, इसको भी मैंने परफॉर्म किया है। अब इवेंट का मतलब क्या होता है? तो इवेंट का मतलब है ए हैपनिंग एज ए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ट्रांजैक्शन। इवेंट का मतलब वो चीज जो होती है किसकी वजह से? इन ट्रांजैक्शंस की वजह से। जैसे कि मैंने 10,000 रुपए का सामान खरीदा, ये परचेस है, तो ये तो ट्रांजैक्शन है, आया ना? यस, 10,000 का सामान खरीदा, ये परचेस है, ये तो ट्रांजैक्शन है। इसमें से 6,000 का सामान मैंने क्या कर दिया? सेल कर दिया, ये भी क्या है? मेरा ट्रांजैक्शन है। अब इन दोनों का रिजल्ट क्या हुआ? भाई 10,000 का सामान आया, 6,000 का बिक गया, कितना बाकी है? तो 4,000 का स्टॉक अभी भी पड़ा है, क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है। दिस इज ए इवेंट। ये क्या है? मेरा इवेंट है। क्यों? क्योंकि ये दो ट्रांजैक्शन के होने के रिजल्ट की वजह से ये हुआ, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? इवेंट बोलेंगे। तो इवेंट की डेफिनेशन क्या है? इट इज ए हैपनिंग और ए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ए ट्रांजैक्शन, यानी जब कोई ट्रांजैक्शन होता है उसका जो नतीजा आता है वो क्या होता है? इवेंट होता है। भाई आप ट्रांजैक्शन करते हो, सेल किया, परचेस किया, कुछ सामान तो बचेगा ना लास्ट में जो नहीं बिका, तो वो क्या है आपका? वो आपका इवेंट है। इसीलिए मैंने बोला कि जो भी आइटम पीएनएल में आते हैं, तो पीएनएल में देखो क्या क्या आता है? सेल किया, परचेस किया, गुड्स कैरेज इनवर्ड, वेजेस, उसके बाद रेंट पे किया, तो ये सब पीएनएल ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। और पीएनएल ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं इसलिए ये सब क्या है? ट्रांजैक्शन है। लेकिन अब देखो, आप सैलरी, आपका 10,000 का सैलरी था, उसमें से 8 पे कर दिया आपने। 10,000 का सैलरी में से 8 पे कर दिया, तो 8,000 जो सैलरी आपने पे किया, इट इज ए ट्रांजैक्शन। आपने 10,000 का सैलरी पे करने का वादा किया था, वो एग्रीमेंट था, इट वाज आल्सो ए ट्रांजैक्शन। बट 2,000 का सैलरी अभी भी बाकी है, वो दो ट्रांजैक्शन। आपने 10,000 प्रॉमिस किया, वो ट्रांजैक्शन था, 8,000 आपने पे किया, वो भी ट्रांजैक्शन था, लेकिन 2,000 बाकी है। इन दो ट्रांजैक्शन की रिजल्ट की वजह से ये क्या है? हमारा इवेंट है। ये हमारा क्या है? इवेंट है। तो बहुत सिंपल है इवेंट का डेफिनेशन, एंड द डेफिनेशन सेज दैट इट इज अ रिजल्ट ऑफ the transactions. It is a result of a transaction. It is a consequences that arising from the happening of the transaction. जब ट्रांजेक्शन होते हैं तो उनकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेज निकल के आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं क्या? इवेंट्स। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड सैलरी, असेट, डेटर्स। डेटर्स क्या है? डेटर्स किसकी वजह से आता है? सेल किया उधारी में, उसकी वजह से डेटर्स आया। तो इसलिए डेटर क्या है हमारा? डेटर हमारा एक इवेंट है, और इसीलिए डेटर्स आप देखोगे तो वो कहां आता है? वो बैलेंस शीट के अंदर आता है। समझ में आता है कि नहीं आता है? पक्का? ये ना बहुत बार 1 मार्क या 2 मार्क के लिए पूछ लिया जाता है इंस्टीट्यूट में, तो इसको आप ऐसा मार्क कर सकते हो 3 स्टार।
अच्छा, एक चीज और, जब भी अभी तो हम लोग देखो आगे के कम से कम 3-4 दिन हम लोग थियरी डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन जब वंस वी आर कमिंग टू द सम्स तो हम क्या करते हैं, हम एक अप्रोच फॉलो करते हैं और उस अप्रोच को हम बोलते हैं एबीसी एनालिसिस। क्या बोलते हैं? एबीसी एनालिसिस। अब सोचो कि पूरा अकाउंट्स में 10 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 10 चैप्टर हैं। और हर चैप्टर में फिर मैंने ऐसा भी बताया कि कुछ कुछ चैप्टर्स के अंदर भी चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो आप ऐसा मान लो टोटल अकाउंट्स के अंदर नहीं करके आपके 15 से 16 17 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर हैं? 17 चैप्टर। अब हर चैप्टर में अगर मैं ऐसा पकड़ूं ऑन एन एवरेज 40 क्वेश्चन भी पकड़ूं, कितना क्वेश्चन पकड़ूं? 40 क्वेश्चन भी पकड़ूं, तो भी अराउंड 600 to 700 क्वेश्चन के आसपास आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब सोचो 600 से 700 क्वेश्चन, और अगर आपको सीए फाउंडेशन पास करना है विद कन्फॉर्मिटी और आपको अच्छा मार्क्स लाना है, रैंक लेके आना है उसके अंदर, तो आपका सिलेबस एटलीस्ट, मैं बोल रहा हूँ मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम 3 बार होना चाहिए। अब सोचो कि 600 से 700 क्वेश्चन एक सम अकाउंट्स का करने में 30 मिनट लग जाता है हमको, ठीक है। तो कैसे हम 600 से 700 क्वेश्चन इतनी बार रिवाइज कर लेंगे? तो हम इसके लिए फॉलो करते हैं एबीसी एनालिसिस। अब एबीसी एनालिसिस क्या है? तो देखो क्वेश्चन 3 टाइप के होते हैं। आप सब अकाउंट्स पढ़ चुके हो तो आप सबको मालूम है, 11th-12th में हम सब ने पढ़ा है। तो यूजुअली 3 टाइप के आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बहुत इजी होते हैं, यानी आप उनको देख के ही सॉल्व कर सकते हो, तो वो क्वेश्चंस हमारे सी कैटेगरी में जाएंगे। कौन सी कैटेगरी में? सी। तो उस क्वेश्चन के सामने मैं सॉल्व करता हूं उस क्वेश्चन को, मेरे को लगता है क्वेश्चन तो बहुत इजी है, तो मैं उसके सामने सी लिख देता हूं। फिर एक ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इजी तो नहीं है बट आपसे हो जा रहे हैं। क्वेश्चन इजी नहीं है, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं उसके अंदर, बट क्वेश्चन है भी लेंदी, बट उसमें क्या है कि आपसे सम आराम से हो जा रहा है, तो उसको आप बी कैटेगरी में डाल देते हो। और ऐसे क्वेश्चंस जो आपसे फर्स्ट टाइम आपने किए और आपसे हुए ही नहीं, और इनफैक्ट आपको ये भी नहीं मालूम पड़ा कि इसको करना कैसे है, उन क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं? ए कैटेगरी में डाल देते हैं। तो पहली बार तो 600-700 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और उन क्वेश्चन की एबीसी एनालिसिस क्लासेस के दौरान ही कर लेते हैं, लेकिन जब आप घर पे प्रैक्टिस करते हो तो अब आपको मालूम है कि आपको सी कैटेगरी के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस आप बी कैटेगरी के भी छोड़ सकते हो और ए कैटेगरी पे आपको फोकस करना है। कहने से ए कैटेगरी के क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो अगर वो डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने कर लिए तो फिर इजी और सुपर इजी तो आराम से हो जाएंगे मुझसे। इसके लिए आपको एबीसी अप्रोच करके चलना है। कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन आपको दिखता है तो उसको आपको मार्किंग करनी है कि इसका ए कैटेगरी में आएगा या बी कैटेगरी में आएगा या सी कैटेगरी में आएगा, और ओवर द पीरियड आप उसको सॉल्व करोगे। जैसे ए कैटेगरी वाले क्वेश्चन है तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आ गया तो आपसे नहीं हो पाएगा, तो इसलिए आप 3-4 बार प्रैक्टिस करो उसको एग्जाम में जाने से पहले। लेकिन सी कैटेगरी वाला क्वेश्चन तो आपको आज ही आ रहा है तो एग्जाम में आएगा तो भी आप कर पाओगे उसको, तो इसके लिए उसको 2 बार भी प्रैक्टिस करोगे तो भी इनफ है। तो इसके लिए हमको उसको बैलेंस करके चलना है। हमें यहाँ पे सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। यानी 600-700 क्वेश्चन 3 बार नहीं करने, 600-700 क्वेश्चन में से जो डिफिकल्ट वाले हैं उनको 3 से 4 बार करना है। तो इसके लिए एबीसी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे एबीसी एनालिसिस करते जाएंगे। आप अपने हिसाब से एबीसी एनालिसिस करते रहो। लास्ट में मैं भी हर चैप्टर के लिए एबीसी एनालिसिस दूंगा, बट आप अपना एबीसी एनालिसिस खुद करोगे तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको क्या इजी लग रहा है, क्या डिफिकल्ट लग रहा है, और मेरे को क्या इजी लग रहा है, क्या डिफिकल्ट लग रहा है, दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। इसके लिए आप अपने एबीसी एनालिसिस खुद से करो, मैं भी प्रोवाइड करूंगा। फिर जो कैटेगरी में मैं जैसे बोल रहा हूँ कि ये ए है उसको ए रखो, ठीक है, लेकिन आपको कोई सी लग रहा है तो उसको आप सी में भी रख सकते हो। समझ में आता है कि नहीं आता है? चलो, तो कहने ही से ये ट्रांजैक्शन और इवेंट का मुझे समझ में डेफिनेशन समझ में आया कि नहीं आया, कि भाई ट्रांजैक्शन क्या है? ये परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट और एग्रीमेंट है। यानी कोई एक्ट और एग्रीमेंट को जब हम परफॉर्म करें उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम ट्रांजैक्शन बोलेंगे। जैसे कि सैलरी पे किया तो ये परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट हुआ, लेकिन मैं इतना सैलरी दूंगा, ये क्या हो गया? ये परफॉर्मेंस ऑफ ए एग्रीमेंट हो गया। उसके बाद हैपनिंग एज ए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ए ट्रांजैक्शन। इवेंट वो होते हैं जो होते हैं क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उनके कारण की वजह से, तो उनको हम क्या बोलेंगे? इवेंट बोलेंगे। और आप एग्जाम्पल में यही दोनों एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि आउट ऑफ रुपीज 10,000 स्टॉक ऑफ रुपीज 4,000 इज स्टिल लाइंग इन द फैक्ट्री इज ए इवेंट। वो हमारे लिए क्या है? इवेंट है। समझ में आता है कि नहीं आता है? अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग। इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या है? तो देखो, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, हम किसकी बात करते हैं? इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। तो
अभी बोलते हैं लोग ऐसा, मेरे को तो नहीं मालूम, बट लोग ऐसा बोलते हैं कि पहले इंसान जो था वो बंदर था, बराबर है, ही वॉज अ मंकी। अब वो एग्जैक्ट चिंपैंजिन था कि बंदर था नहीं मालूम अपने को, बट अपन समझते हैं बंदर था। फिर बंदर से वो क्या बना, आदि मानव बना, बराबर है, ठीक है। आदि मानव से वो क्या बना, फिर धीरे धीरे वो नोमैड बना, और फिर धीरे धीरे इवेंचुअली वो क्या बना, इंसान बना। तो इसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन प्रोसेस, कि कैसे चीजें इवॉल्व हुई। इवॉल्व होने का मतलब आज जिस सिचुएशन में वो चीजें हैं उनकी जर्नी क्या थी, तो वो जर्नी को हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं। वैसे ही ये लोग बोल रहे हैं कि इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग क्या है, इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग क्या है। तो इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग में हमारे पास टोटल कितने फेज हैं, 4 फेज हैं। कितने फेज हैं, 4 फेज हैं। अब देखो 4 फेज में सबसे पहला जो फेज था वो था स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। अब ये अकाउंटिंग क्या है भाई, स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। तो देखो पुराने जमाने में, बहुत पुराने जमाने की बात कर रहा हूं, जब बिजनेसेस, बड़े बिजनेसेस हुआ ही नहीं करते थे, ठीक है, तब छोटे मोटे जो लोग हुआ करते थे वो अमीर लोग हुआ करते थे, बिजनेस बहुत कम हुआ करते थे, ठीक है। तो वो अमीर लोग क्या करते थे, वो अपनी वेल्थ का हिसाब रखने के लिए एक आदमी को अपॉइंट करते थे कि भाई तू क्या करेगा, हमारे वेल्थ का हिसाब रखेगा। तो अगर तुमने मूवीज देखी है तो अपनी पुरानी मूवीज में मुनीम जी करके एक आदमी को रखते हैं, मुनीम होता है ना वैसा, उसको स्टीवर्ड बोलते हैं, ठीक है। जो यूके साइड है वहां पे क्या बोला, यूरोपियन कंट्रीज में उसको क्या बोला जाता है, स्टीवर्ड बोला जाता है। तो स्टीवर्ड एक ऐसा पर्सन होता था जो क्या करता था, जो हिसाब किताब रखता था वेल्दी लोगों की वेल्थ का और प्रॉपर्टीज का। तो सबसे पहला फेज जो अकाउंटिंग का आया वो स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग आया। जब स्टीवर्ड्स लोग हिसाब रखते थे ना अपनी अकाउंटिंग का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग बोलते हैं। एक बार ये स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग चल रहा था, उसके बाद कंट्रीज के अंदर क्या होने लग गए, लार्ज स्केल बिजनेस आने लगे, यानी बड़ी बड़ी कंपनीज आने लग गई। लार्ज स्केल बिजनेस माने कि जैसे टाटा है, रिलायंस है, ऐसे कंपनीज आने लग गए। जब कंपनीज में बिजनेस होने लग गया तो देयर इज ए, हमने, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, एक चीज तो पढ़ी होगी कि द बिजनेस एंड ओनर आर टू सेपरेट। और कंपनी में खास करके ये ऐसा होता है कि कंपनी में ओनर अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। तो जब ये डाइवोर्स हो गया ओनर और मैनेजमेंट के बीच में, तो अब अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई, और अब इसके लिए एक नई तरह की अकाउंटिंग आई जिसका नाम था फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग कुछ भी नहीं है जो आजकल हम फॉलो करते हैं ना, फाइनल अकाउंट्स, पीएनएल, बैलेंस शीट बनाते हैं, इसी को हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहां से आई, तो इसने स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग के जो बेसिक रूल्स थे ना, उन बेसिक रूल्स को लिया और उनको फर्दर डेवलप किया ताकि वो लार्ज स्केल बिजनेस में लगाए जा सके, और उसको हम क्या बोलने लगे, स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग को हम बोलने लगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद एक नया फील्ड आया एंड दैट वाज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, तो देखो हमने क्या बोला, कंपनी में क्या होता है, जैसे कि आज बात करूं तो आपके सामने कौन बैठा है, ठीक है, आपके सामने मैं बैठा हूं, ठीक है। तो मैं कौन हूं, तो मैं सिंपली रिलायंस का मालिक हूं, क्योंकि आज सुबह ही मैंने रिलायंस का एक शेयर खरीदा है। तो कहने से एक शेयर अगर रिलायंस का मेरे पास है तो आई एम द ओनर ऑफ ए रिलायंस, यस और नो। भले मैं कुछ पार्ट का ही ओनर हूं बट आई एम द ओनर ऑफ ए रिलायंस। बट कहने से मैं तो रिलायंस में जाके कामकाज नहीं देखता ना, और मुझे जाऊंगा तो मुझे जाने भी नहीं देंगे अंदर, बोलेंगे कि भाई तुम शेयर होल्डर हो, तुम ओनर हो, तो जिस दिन प्रॉफिट बटेगा उस दिन आ जाना, अभी हमको हमारा काम करने दो। तो कहने से द ओनर इज हियर बट द मैनेजमेंट इज समवेयर एल्स। तो कहने से इन ए कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस देयर इज अ डाइवोर्स बिटवीन, डाइवोर्स मतलब सेपरेशन बिटवीन द ओनर एंड द मैनेजमेंट। ओनर और मैनेजमेंट दोनों क्या है, अलग अलग हैं। अब ओनर और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग हैं, इसकी पूर्ति के लिए, ताकि ओनर को प्रॉपर रिपोर्ट मिलती रहे, इसके लिए हम लोग ने क्या किया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाया, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट को भी बिजनेस चलाने के लिए कुछ ना कुछ डेटा तो चाहिए ना, उनको हमको किस चीज में इंटरेस्ट है, हमको तो इतना ही इंटरेस्ट है कि भाई प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, कितना असेट है, कितना लाइबिलिटी है कंपनी पे, ये बता दो बस। ये सर ओनर को तो इसी चीज में इंटरेस्ट है ना। लेकिन जो कंपनी चला रहे हैं, जो डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, जो मैनेज कर रहे हैं कंपनी को, उनको तो ये भी देखना है कि कल हमको प्रॉपर ऑर्डर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, हमारे यहाँ पे फैक्ट्री में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, कितना प्रोडक्शन हम अगले साल कर पाएंगे, फोरकास्टिंग करना कि अगले साल हम लोग कितना प्रोडक्शन कर पाएंगे, अगले साल के लिए टारगेट्स लगाना, अगले साल के लोगों को हायर करना, पैसे लेके आना, भाई कितने पैसे की अगले साल जरूरत पड़ेगी, क्या इतना पैसा हमारे पास है क्या। तो ये सारी चीजें
देखने के लिए कहने से मैनेजमेंट को तो और भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए। तो उसके लिए डिसीजन मेकिंग के लिए जब हम लोग ने कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लाने लगे तो उसे हम क्या बोलने लगे, उसे हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलने लगे। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये आप सीखोगे, ये आप सीए फाइनल में, आपको सीए इंटर में भी आता है थोड़ा बहुत, और सीए फाइनल में तो ये पूरा एक सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, ठीक है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आपको वहां पे ये पूरी सारी चीजें आएंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचे और अब यह आ गया हमारा यहां पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब ये क्या है भाई? तो देखो इसमें ना, जब बिजनेस, पुराने जमाने में तो क्या होता था, मेरी कंपनी है तो मैं कंपनी चला रहा हूं, ठीक है, मेरी कंपनी है तो मैं क्या करता हूं, मेरा बिजनेस है तो मैं क्या करता हूं, मैं मेरे बिजनेस में लोगों को रखता हूं, एक्टिविटीज परफॉर्म करता हूं और प्रॉफिट कमा लेता हूं। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ने लग गए तो जो लोग थे ना पूरी दुनिया के अंदर, उनमें ना एक जागरूकता आने लग गई, वो थोड़े अवेयर होने लग गए। वो लोग बोले कि भाई ठीक है, ये कंपनी है, लेट सपोज एक XYZ कंपनी है, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज अपना पैसा लगा रही है, बराबर है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज उस पैसे को लगा के पेट्रोल बना के, डीजल बना के जो भी काम कर रही है वो कर रही है और उससे प्रॉफिट कमा रहा है रिलायंस का मालिक, उसमें हमको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन कहना ही से कि रिलायंस इंडस्ट्रीज सिर्फ और सिर्फ पैसा यूज नहीं कर रहा है, पैसा यूज कर रहा है, उसके बदले तो रिलायंस इंडस्ट्रीज प्रॉफिट कमा के ओनर को दे रहा है, लेकिन कहने से सोसाइटी के कितने सारे रिसोर्स यूज कर रहा है, सोसाइटी की कहने से जो हवा है, क्लीन एयर है, कहने से रिलायंस इंडस्ट्री जब काम करता है तो उससे पोल्यूशन होता है, और पोल्यूशन होने की वजह से कहने से कि वो जो हवा है वो पूरी दूषित होती है, कहीं ना कहीं वो पोल्यूट हो रही है। तो कहने से कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पैसे की कॉस्ट इनकर कर रहा है, वो तो एनवायरमेंटल कॉस्ट भी इनकर कर रहा है, वो सोसाइटी के बहुत सारी चीजें यूज कर रहा है। जैसे जमीन है, आपने खरीदी, पैसे दिए, सब बराबर है, लेकिन आपको पोल्यूट करने का अधिकार किसने दिया उसको? तो आप सोसाइटी के बहुत सारे रिसोर्सेज यूज कर रहे हो। व्हेन यू आर यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ अ सोसाइटी, यू शुड गिव बैक समथिंग टू द सोसाइटी। तो आपको सोसाइटी को कुछ ना कुछ रिटर्न में देना चाहिए। और इसी का जब आपने सोसाइटी से क्या क्या लिया, कितना एयर पोल्यूट किया, कितना आपने लैंड को पोल्यूशन किया, कितना आपने दूसरे अलग टाइप के पोल्यूशन किए, कितने रिसोर्सेज सोसाइटी के और यूज किए, और उसके बदले आपने सोसाइटी को क्या दिया, कॉस्ट क्या लिया आपने सोसाइटी से और सोसाइटी को क्या बेनिफिट्स दिया। जब आप इसका हिसाब करते हो तो कहना ही से रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी एंड बेनिफिट्स टू सोसाइटी, जब आप इसका हिसाब करते हो तो इसको हम बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। क्या बोलेंगे? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो ये अभी तक पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है, अभी तक ये डेवलपमेंट फेज में चल रहा है, यानी अभी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हमको पूरी तरह से नहीं आती है, किसी को भी इनफैक्ट इन द वर्ल्ड। तो अभी भी लोग इसमें ट्रायल एरर कर रहे हैं और अभी इसमें क्या है, नई नई चीजें बाहर निकल के आ रही हैं। तो अभी तक हमारी जो अकाउंटिंग की प्रोसेस है वो 4 फेजेस से गुजर चुकी है। पहले सिर्फ हम वेल्दी लोगों की अकाउंटिंग करते थे, उसको हम स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग बोलते थे। फिर हम लार्ज स्केल बिजनेस की अकाउंटिंग करने लग गए, तो लार्ज स्केल बिजनेस में ओनर और बिजनेस का डाइवोर्स हो जाता है, इसके लिए ओनर्स को प्रॉपर अकाउंटिंग के लिए हमने जो स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग थी उसको और डेवलप किया और उसको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलने लग गए। उसके बाद मैनेजमेंट को और इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए जो अकाउंटिंग करते थे उसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलने लग गए। और अब सोसाइटी का रिसोर्स ले रहे हो और सोसाइटी को आप क्या बेनिफिट दे रहे हो, इसका हिसाब रखने के लिए हम लोग क्या करने लग गए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग करने लग गए। तो देखो यहाँ पे यही सारी चीजें मैंने यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्म में लिखी है, एक बार रीडिंग कर लेते हैं। इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग which allowed stewards, क्या लिखा है यहाँ पे, stewards to discharge their accounting duties। अब stewards कौन होते थे? in old days wealthy people used to employ stewards, यानी जो अमीर लोग होते थे वो stewards यानी कुछ मुनीम बोल सकते हो आप एक तरह से। यहाँ पे आपको रखना है तो आप ऐसा रख सकते हो कि भाई ये मुनीम है, क्या कौन है, मुनीम, ठीक है। तो मुनीम लोग को रखते थे उनकी, टू मैनेज देयर प्रॉपर्टी एंड वेल्थ। द मेथड ऑफ अकाउंटिंग यूज्ड बाय स्टीवर्ड्स वाज नोन एज स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। इट बिकेम द बेस ऑफ ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो जब हम नेक्स्ट फेज में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आए तो हमने स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग के बेस को लिया, उसी को डेवलप करके हमने क्या बनाया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाया, जो आज हम फॉलो करते हैं प्रेजेंटली। हाउएवर दिस मेथड वाज used only to manage the wealth of wealthy and businessmen and not for a large scale business।
यानी बड़े बिजनेस के लिए स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग यूज नहीं होती थी, सिर्फ और सिर्फ रिच और वेल्दी लोगों की अकाउंटिंग, उनकी प्रॉपर्टी और वेल्थ की अकाउंटिंग करने के लिए यूज होती थी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? तो व्हेन ए लार्ज स्केल बिजनेस इज अमर्ज्ड, यानी जब बड़े बिजनेस आए, लाइक जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब शेयर होल्डर होते हैं ना, उसको जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं। देयर वाज अ डाइवोर्स ऑफ ओनरशिप फ्रॉम द मैनेजमेंट, यानी देखो ओनर रिलायंस का आपके सामने बैठा है, लेकिन रिलायंस को मैनेज कोई और कर रहा है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ओनर्स या फिर शेयर होल्डर्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग केम इनटू एग्जिस्टेंस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने क्या किया? गेव ओवरव्यू ऑफ पीरियोडिक परफॉर्मेंस, यानी हर साल मेरा बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, हर 3 महीना यानी क्वार्टरली मेरा बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो जितनी भी कंपनियां आप देखते हो, रिलायंस इंडस्ट्री जो लिमिटेड कंपनीज हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज है या फिर टीसीएस है, टाटा मोटर्स है, ये सब कंपनीज क्या करती हैं? ये सारी की सारी कंपनी क्वार्टरली अपने रिजल्ट्स बनाती हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स का मतलब क्या है? हर 3 महीने बाद बताते हैं कि हमारा प्रॉफिट और लॉस कितना है, और कैसे बाय वे, ये पीरियोडिक परफॉर्मेंस देते हैं कैसे? बाय वे ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट बना के दिखाते हैं ओनर को, भाई देखो ये बैलेंस शीट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। और मैं ओनर हूं, कहने से मैं रिलायंस का ओनर हूं, तो मुझे तो प्रॉफिट मालूम होना चाहिए ना। अब कहने से ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनाता कौन है? रिलायंस कंपनी बनाती है। क्या पता रिलायंस का डायरेक्टर है वो झूठ बोल रहा है मुझसे, तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? तो यहीं पे बीच में कौन आता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। रिलायंस एक बार सब बना लेता है, अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना लेता है, बैलेंस शीट बना लेता है, उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट बीच में आता है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट चेक करता है कि रिलायंस ने जो जो प्रॉफिट एंड लॉस बताए क्या वो सही है, और वो साइन करता है। जब वो साइन करता है ना, तो मुझे ऐसा भरोसा होता है कि हाश भाई मैंने जिस कंपनी में मेरे पैसे डाले हैं वो कंपनी बराबर चल रही है, उसने सब जो सेल किया वो सब सही है, उसका प्रॉफिट भी सही है। तो अब मैं थोड़ा सा क्या हो जाता हूं, इसमें आश्वस्त हो जाता हूं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आती है वो हमारी कौन सी आती है? वो आती है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैंने पहले ही बोला था, अंडर द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वाज जनरेटेड टू एड द मैनेजमेंट्स डिसीजन मेकिंग इन पर्टिकुलर। इसमें अंडर दिस अकाउंटिंग क्या हुआ कि इंफॉर्मेशन जनरेट किया हमने, अंडर दिस अकाउंटिंग, यहां पे कॉमा आ जाएगा, अंडर दिस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वाज जनरेटेड टू एड द मैनेजमेंट्स डिसीजन मेकिंग, यानी मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में सहायता हो, इसके लिए हम लोग ने क्या किया? ये अकाउंटिंग को लेके आए। इट कॉन्ट्रीब्यूटेड अलॉट टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट्स डिसीजन। नई कंपनी नई मशीन खरीदें कि नहीं खरीदें, नया प्लांट चालू करें कि नहीं करें, कितना प्रोडक्शन करें और कितना प्रोडक्शन नहीं करें, लोन लें कि नहीं लें, ये सब डिसीजन मैनेजमेंट लेता है। तो इनकी क्वालिटी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बाद इंप्रूव होने लग गई। And this new dimension came is of accounting is called as management accounting। क्या बोलते हैं इसे? management accounting। और it is the development of 20th century only, यानी ये लास्ट सेंचुरी में ही डेवलप हुई है, इससे पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं थी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो 1800 1900 1700 से चलते आ रहा है, लेकिन ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये सिर्फ लास्ट सेंचुरी में ही आई। अभी हम 21st सेंचुरी में, और ये डेवलप कब हुई है? 20th सेंचुरी। इनफैक्ट 20th सेंचुरी के भी मिड में हुआ है, तो स्टार्टिंग ऑफ द 20th सेंचुरी तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग था भी नहीं। और जो लेटेस्ट आया है वो कौन सा आया? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब इसमें क्या होता है? इट इज अ फॉर्मेटिव प्रोसेस, इट इज इन द फॉर्मेटिव प्रोसेस, यानी अभी तक पूरी तरह से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग करना नहीं आया, बट अभी तक हम लोग इसके अकाउंटिंग बनाते जा रहे हैं। which aims at accounting for social cost incurred by the business as well as the social benefits created by it। यानी ये अकाउंटिंग करता है किसकी? सोशल कॉस्ट, कि भाई सोसाइटी की कौन कौन सी चीजों को आपने यूज किया, सोसाइटी की कौन कौन सी कॉस्ट लगी, और आपने सोसाइटी को उसके बदले क्या क्या बेनिफिट दिया, उन सब के बारे में ये बात करती है अकाउंटिंग। वाइल अर्निंग प्रॉफिट एंटरप्राइज इनकर्स न्यूमरस सोशल कॉस्ट। जब प्रॉफिट कमाता है बिजनेस तो उस टाइम पे वो प्रॉफिट कमाने के साथ साथ बहुत सारी सोशल कॉस्ट जनरेट करता है, जैसे कि वो पोल्यूशन करता है, सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करता है, जैसे मटेरियल यूज करता है, लैंड यूज करता है, उसका लेबर यूज करता है, ठीक है। एंड टू कंपनसेट द सोशल कॉस्ट, आपने सोशल कॉस्ट इनकर किया, इसके बदले इन टूडेज वर्ल्ड एंटरप्राइज आर एक्सपेक्टेड टू जनरेट सम सोशल बेनिफिट। इसीलिए आप देखोगे ना, तो आप देखोगे कंपनीज के नाम से गार्डन्स बनाए जाते हैं। कभी देखा आपने? अगर आपके आसपास अगर आपको मालूम है, अगर वापी में आप जाते हो तो वापी में यूजुअली जैसे ही एंटर करते हैं
तो वैसे ही केबीएस कॉलेज के बाजू में अपार इंडस्ट्रीज ने एक गार्डन बना रखा है, ठीक है। आप कहीं कहीं अपन सिटी के अंदर भी घूमते हैं इवन, तो सिटीज के अंदर भी आप देखते हो तो जो सर्कल्स होते हैं उन सर्कल्स का मेंटेनेंस यूजुअली कोई ना कोई कंपनी करती है, उसका बोर्ड लगा होता है। तो वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली गिविंग बैक टू द सोसाइटी। बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो स्कूल्स चलाती हैं, उनके एनजीओज हैं, जैसे रिलायंस का एनजीओ है रिलायंस फाउंडेशन, उसके थ्रू वो बहुत सारा दान करते हैं। टाटा ग्रुप का एनजीओ है, ठीक है। तो उन एनजीओ के थ्रू, टाटा ट्रस्ट करके एनजीओ, उन ट्रस्ट के थ्रू कहने से बिजनेसेस गिव बैक करते हैं किसको, सोसाइटी को। तो लाइक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जैसे गार्डन बना दिया, ये सारी चीजें हो गई। मोर चॉइसेस टू कस्टमर एट रीजनेबल प्राइसेस, ये बिजनेस का कहने से धर्म है कि नए नए प्रोडक्ट्स देना। जैसे कि आपको, अभी हम लोग बिजनेस करते हैं बराबर है, तो हमारा सोशल कॉस्ट कहने से हम भी बहुत सारी सोशल रिसोर्सेज यूज करते हैं सोसाइटी के, उसके बदले हमें भी अपने कस्टमर्स को, अपने स्टूडेंट्स को अलग अलग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देनी पड़ेगी। तो उसी के नतीजे देखोगे तो हम हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं और उसी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। वरना हम भी बोल सकते हैं कि लॉकडाउन है अभी नहीं होंगी क्लासेस, जैसे दूसरी क्लासेस कर रहे हैं। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, वो चीज को इग्नोर करके ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए, ताकि हमारी आपकी तरफ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम फुलफिल कर सकें। और अब लॉकडाउन हो गया है तो कहना ही से सब क्लासेस बंद है दूसरी, तो अचानक से मैं ऐसा कर दूं कि भाई अगर किसी को सीए फाउंडेशन पढ़ना है तो उसको 50,000 रुपये फीस देना पड़ेगा। कहने से जिसको पढ़ना है वो तो देगा ही, बट कहने से वो गलत है कि नहीं है? यस। क्यों? क्योंकि मैं तो मौके का फायदा उठा रहा हूं इस केस में, और जो कि गलत है। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग ने सिंपल ऐसा रखा कि भाई जो फीस रहेगा वही रहेगा, लेकिन हम लोग ऑनलाइन क्लासेस डिलीवर करेंगे। अब उसके बाद बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, हमको क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स भी अच्छी रखनी चाहिए। दिस स्टडी इज नोन एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो ये हमारे 3 टॉपिक हुए। सबसे पहला अकाउंटिंग का डेफिनेशन, उसके बाद ट्रांजैक्शन इवेंट क्या होता है, और उसके बाद अकाउंटिंग कैसे अमर्ज हुआ, ठीक है। तो ये हमारी बी कैटेगरी का पोर्शन है। ये कौन सी कैटेगरी का है? बी कैटेगरी का। ये हमारा ए कैटेगरी का था, आप इसको ए कैटेगरी बोल सकते हो। ये भी हमारा ए कैटेगरी का था। अब ये भी ए प्लस कैटेगरी का बोल सकते हो आप। कौन सी कैटेगरी का? ए प्लस। बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। चलो, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव हैं? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का, ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि भाई हम क्यों कर रहे हैं। सिंपल सी बात, आप सीए क्यों कर रहे हो? आपका सीए करने के क्या ऑब्जेक्टिव? कहने से मल्टीपल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि सर हमको नॉलेज गेन करना है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टू बिकम ए सीए इज टू गेन नॉलेज। दूसरा सर पैसे कमाने, मनी अर्न करना है। तीसरा क्या हो सकता है सर? सोसाइटी के अंदर हमारी भी इज्जत होनी चाहिए, सोसाइटी स्टेटस होना चाहिए हमारा। यस और नो? तो कहने से ये ऑब्जेक्टिव हैं आपके सीए बनने के। इसके अलावा और भी कुछ ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो कहने से ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं कि किस चीज के लिए? सीए बनने के लिए। अब कहना से यहां पे सिस्टम ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अब हमारा अकाउंट्स बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव है? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव वो है सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ए ट्रांजैक्शन। अब सोचो, अगर मैं कल रिलायंस के ऑफिस चला जाऊं, ठीक है, और रिलायंस के ऑफिस के सामने जाके खड़ा होकर चिल्ला के बोलूं मेरा 1000 रुपया दो, ठीक है। अब रिलायंस बोले यार किस चीज का 1000 रुपया? अगर सपोज वो अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं तो क्या सीनरी होगा? मैं उनको बोलता हूँ मेरा 1000 रुपया दो, बोले किस चीज का 1000 रुपया? मैंने बोला मैंने तुमको सर्विसेज प्रोवाइड की थी, उसका तुमने मुझे पैसा नहीं दिया, आज 6 महीना हो गया। अब रिलायंस के कोई भी मैनेजर को याद रहेगा क्या 6 महीने पहले क्या हुआ था? यस और नो? तो कहने से अकाउंटिंग में हम लोग सबसे पहली चीज ये करते हैं कि कौन सी डेट को कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ था, तो उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। अब अगर मैं रिलायंस अगर अकाउंट्स मेंटेन करता और मैं 6 महीने बाद ऐसे जाके चिल्लाता हूं कि भाई मेरा 1000 रुपया दो, 6 महीने पहले मैंने आपको सर्विस दिया था, रिलायंस बोलेगा कौन सा तारीख को दिया था? मैं बोलता हूं 20 तारीख को दिया था, 20 लेट सपोज 20 जुलाई को दिया था पिछले साल। तो कहने से 20 जुलाई 2019 का डेट डालेगा अपने अकाउंटिंग सिस्टम में और देखेगा बोले तुम्हारा कोई सर्विस नहीं है, तुम्हारा कोई पैसा नहीं बनता है। और अगर मेरा पैसा बनता होगा तो कहने से रिलायंस मुझे मेरा पैसा दे देगा। तो सिस्टमेटिकली हम रिकॉर्ड मेंटेन करें, ईयर वाइज रिकॉर्ड मेंटेन करें, परचेस के रिकॉर्ड अलग रखें, सेल्स के रिकॉर्ड अलग रखें। ये एक मेन ऑब्जेक्टिव अकाउंट्स बनाने का कि भाई हमारे रिकॉर्ड्स क्लियर रहें, इसलिए भी हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं। दूसरा है हमारा टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब देखो 2 वर्ड्स आपको हमेशा आएंगे, एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आएगा और एक फाइनेंशियल पोजीशन आएगा। दोनों का मतलब क्या है?
तो जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसका मतलब है टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस, और जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसका मतलब है टू नो द पोजीशन ऑफ असेट्स, लाइबिलिटी एंड कैपिटल इन द बिजनेस। असेट्स और लाइबिलिटी एंड कैपिटल की क्या पोजीशन है, आज कितने असेट है, कितनी लाइबिलिटीज है मेरे पे, यानी कितना मेरे को असेट्स हैं जिनसे मैं पैसे कमा सकता हूं और कितना पैसा मुझे किसी को देना, इस हिसाब को हम क्या बोलते हैं, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ये है भाई आज के दिन पे, इतना पैसा हमें लेना है और इतना पैसा हमें देना है। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब है कि भाई इतना प्रॉफिट कमाया या फिर इतना लॉस हो गया, इसे हम क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बोलेंगे। अब अकाउंटेंट प्रिपेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ये हमारा क्या है, अकाउंटेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाते हैं ताकि हमको क्या मिल जाए, प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू मिल जाए कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। वेयर एज जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें लाइबिलिटीज एंड एसेट्स का हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हिसाब रखते हैं। तो ये हमारे 3 ऑब्जेक्टिव हुए। इसके अलावा हमको इंफॉर्मेशन मिले जिसकी वजह से हम डिसीजन मेकिंग कर सकें। अभी लेट सपोज मैंने इस साल कोचिंग क्लास स्टार्ट किया, सिलवासा में मेरा पहला सेंटर स्टार्ट हुआ, ठीक है, और मैं अकाउंटिंग नहीं कर रहा हूं, तो कभी भी एक बात बताओ, अगर मेरे सिलवासा में मेरा कोचिंग क्लास है और मैं अकाउंटिंग नहीं कर रहा हूं, तो कभी भी मुझे ये नहीं मालूम पड़ेगा मेरा प्रॉफिट कितना है, कितना लॉस है, मेरे पास कितना पैसा पड़ा है, यस और नो, ये सारे सब मेरे को मालूम ही नहीं पड़ेंगे। तो कहना ही से कि मैं वापी है, दमन है, इन जगह पे कभी भी क्लासेस खोलने का सोच सकता था क्या, इनकी प्लानिंग कर सकता था क्या ये डिसीजंस में ले सकता था क्या, आंसर इज नो। क्योंकि वापी में क्लास चालू करने के लिए भाई कहना ही से मुझे डिपॉजिट्स देने पड़ेंगे, क्लासरूम ढूंढना पड़ेगा, मुझे स्टाफ रखना पड़ेगा, और इन सब के लिए मुझे कैश चाहिए। तो मेरे को यही नहीं मालूम कि मेरे पास कितना कैश है, तो मैं कैसे मेरी ब्रांचेस बढ़ा सकता हूं, यस और नो। तो कहने से डिसीजन मेकिंग के लिए भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन अकाउंट से मिलती है उससे हम डिसीजन ले सकते हैं। और लास्ट है टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन। अब सॉल्वेंसी का मतलब होता है एबिलिटी टू मीट्स लाइबिलिटी, यानी सॉल्वेंसी का मतलब ये हुआ कि भाई क्या मैं मेरे लोन, मेरे असेट्स को बेच के पे कर सकता हूं कि नहीं। इसको थोड़ी देर में और डिटेल में डिस्कस करते हैं, बट पहला फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, कि भाई ट्रांजैक्शन की सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग हो, ये हमारा सबसे पहला एम होता है किसके अंदर, अकाउंटिंग के अंदर। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनकी वजह से हमारे पैसे पे जो प्रभाव आ रहा है उसकी सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे क्या, उसको हम बोलेंगे अकाउंटिंग। अब दिस रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस आर लेटर क्लासिफाइड एंड समराइज्ड लॉजिकली फॉर अ प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक बार हम इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं, और रिकॉर्डिंग कैसे होगी, तो रिकॉर्डिंग कैसे होगी, हम जर्नल एंट्री पास करके इनकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। वंस दे आर रिकॉर्डेड, उसके बाद हम इनको एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट कर लेते हैं। क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं और देखते हैं प्रॉफिट है कि लॉस है, कितना असेट है, कितना लोन लेना है, कितना लोन देना है, ये सारी चीजें हम लोग उसमें से देख सकते हैं। नेक्स्ट है टू असरटेन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यानी रिजल्ट्स, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंटेंट प्रिपेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू नो द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन, कि भाई इस साल हमने बिजनेस ऑपरेशंस किए, इतनी एक्टिविटी किया, इतना सेल किया, परचेस किया, सैलरी दिया, कमीशन लिया, ये सारी चीजें की, इनका हमको रिजल्ट क्या मिला, कितना बचा और कितना गया। तो कहना से टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस वी प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इफ रेवेन्यू एक्सीड्स द एक्सपेंस, यानी मेरा सेल इनकम 1000 रुपया है और एक्सपेंस 800 है, तो कहने से माई रेवेन्यूज आर एक्सीडिंग माई एक्सपेंसेस, माई रेवेन्यूज are greater than my expenses, in that case I am earning what, profits। but अगर यही चीज उल्टी होती तो can I say I am incurring losses, when my revenues are less than my expenses I am incurring the losses। तो वही चीज लिखिए, if revenue exceeds expenses then it is said that the business is running profitably, but if expenses exceeds the revenue, यानी expense हमारे revenue से ज्यादा, इनकम से ज्यादा है, तब उस केस में हम बोलेंगे कि इट कैन बी सेड दैट द बिजनेस इज रनिंग अंडर लॉसेस, कि हमको क्या हो गए हैं, लॉसेस हो गए। द असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और अ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस इज अ मेन गोल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स का सबसे मेन गोल यही है कि भाई हमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये जानना है।
ठीक है। इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, ये मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में मदद करता है। ये जो कंटेंट है ना वो बेसिकली मैंने आपके इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल से ही लिया है, तो आप देखोगे तो वहाँ पे एकदम थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी मिलेगी। मैंने इंस्टीट्यूट का ही मॉड्यूल लिया है क्योंकि देखो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल इज द बेस्ट मटीरियल टू रीड, उससे अच्छा मटेरियल कुछ नहीं हो सकता। हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए आप अलग अलग सम्स ले सकते हो, लेकिन जो कंटेंट है वो इंस्टीट्यूट की मटेरियल से कहीं पे भी आपको अच्छा नहीं मिलेगा, एटलीस्ट सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटरमीडिएट के अंदर। सीए फाइनल में तो आप दूसरी बुक्स भी प्रेफर कर सकते हो, लेकिन ये दो लेवल पे इंस्टीट्यूट का मटेरियल यानी इंस्टीट्यूट की बुक्स बेस्ट बुक्स हैं, तो मैंने वही बुक्स का कंटेंट लिया है यहाँ पे। बस जहाँ पे वो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था ना, उसको मैंने क्या कर दिया, थोड़ा आसान कर दिया, और जितना भी अननेसेसरी कंटेंट था जो मुझे लगा कि अननेसेसरी है, मैंने उसको क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो आप देखोगे तो मैच करोगे ना, तो सीए इंस्टीट्यूट की बुक के साथ ऑलमोस्ट सारा कंटेंट इसका मैच हो जाएगा। अब असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, देखो बिजनेसमैन इज नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग द रिजल्ट्स ऑफ ए बिजनेस, यानी प्रॉफिट एंड लॉस जानने में सिर्फ बिजनेसमैन को इंटरेस्ट नहीं रहता, उसमें उसको इंटरेस्ट है, लेकिन सिर्फ उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं है, उसको ही इज ऑल्सो एनिक्शियस टू नो व्हाट ही ओज, यानी उसको कितना रुपए देना है, यानी उसकी कितनी लाइबिलिटी है, भाई कितना लोन देना है अपने को, उसको ये भी मालूम करना है टू द आउटसाइडर्स, एंड उसको ये भी मालूम है व्हाट ही ओन्स, उसको ये भी जानना है कि व्हाट ही ओन्स, यानी उसके पास आज क्या क्या है, कितनी मशीन है, कितनी फैक्ट्रियां हैं, कितना उसके पास डेटर्स है, कितना स्टॉक पड़ा है, ये सारी चीजें भी उसे जाननी है, और उसे ये भी जानना है कि मुझे किस किस को पैसा देना है। टू नो दिस, इसको जानने के लिए अकाउंटेंट प्रिपेयर्स ए फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट पॉपुलरली नोन एज बैलेंस शीट, जिसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट बोलते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए फाइनेंशियल पोजीशन का एक स्टेटमेंट बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट शोइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी 31 मार्च को मेरे पास कितना असेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस शीट बोलेंगे। इसीलिए देखोगे तो बैलेंस शीट के ऊपर लिखा होता है एज एट, ऐसा लिखते हैं ना, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट, फिर यहां पे डेट लिखते हैं 31/3/2019, यानी 31 मार्च 2019 को मेरा इतना असेट्स था, मेरे पास मशीन थी 1000 करोड़ की, मेरे पास लेट सपोज डेटर्स थे 200 करोड़ के, और मेरे को किसी को, मेरे क्रेडिटर्स को 500 करोड़ रुपया देना था, तो उसको ये इंफॉर्मेशन जानने में भी क्या रहता है, इंटरेस्ट, और इस बैलेंस शीट को हम फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। समझ में आता है कि नहीं आता है, पक्का, ओके। नाउ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग, रैशनल मतलब समझदारी, रैशनल का मतलब क्या होता है, समझदार जैसे डिसीजन लेने में हमें मदद करता है। अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग क्या है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, कम्युनिकेट्स द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ एन एंटरप्राइज टू द वेरियस स्टेक होल्डर्स बाय मीन्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट जब को आप कंबाइन करते हो तो उससे आप क्या बोलते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आ जाता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, पीएनएल एंड बैलेंस शीट, ये तीनों मिलके क्या हो जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके थ्रू बिजनेस बात करता है, कैसे बात करता है बिजनेस, बिजनेस बोलता है देखो इस साल का प्रॉफिट इतना है, इतना लॉस है, इतना एसेट है, इतना पैसा आपको लेना है, इतना पैसा आपको देना है, आपके पास इतना कैश आया, इतना कैश गया। तो लैंग्वेज है ये बिजनेस की, अकाउंटिंग क्या है, इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, जिसके थ्रू बात करता है, और ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स देता है, किसके थ्रू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू। अकाउंटिंग एम्स टू मीट द इंफॉर्मेशन नीड ऑफ डिसीजन मेकर्स, अकाउंटिंग का एम ये भी है कि जो डिसीजन ले रहा है उसको डिसीजन लेने के लिए जो जो इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है वो सारी इंफॉर्मेशन हम उसे प्रोवाइड करें, एंड हेल्प्स देम इन अ रैशनल डिसीजन मेकिंग सच एज वेदर कंपनी शुड, ऐसे डिसीजन लेने में जैसे कि कंपनी शुड सेटअप ए न्यू फैक्ट्री और नॉट। अभी ये डिसीजन किस बेसिस पे लिया जाएगा कि भाई कंपनी के पास फंड्स अवेलेबल हैं कि नहीं है, अगर कंपनी के पास पैसे ही नहीं है तो नई फैक्ट्री कैसे डालोगे, तो कहने से ये इंफॉर्मेशन, पैसे हैं कि नहीं, ये इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलेगी, बैलेंस शीट से मिलेगी। समझ में आता है कि नहीं आता है, तो कहने से आप ये डिसीजन मेकिंग कैसे लेते हो, अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को यूज करके। तो अकाउंट्स का एक रूल, अकाउंट्स का एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि भाई जिसको डिसीजन लेना है ना, उसको डिसीजन लेने के लिए इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड करूं तो ही मेरा काम पॉसिबल है। टू नो द सोल्वेंसी पोजीशन, अब सोल्वेंसी पोजीशन का मतलब क्या होता है, बाय प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट मैनेजमेंट नॉट ओनली रिवील्स व्हाट इज
ओन्ड बाय एंड ओड बाय द एंटरप्राइज, यानी एंटरप्राइज के पास क्या है और एंटरप्राइज को क्या देना। ओन्ड मतलब व्हाट इज ओन्ड, मतलब हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास मशीन है, फैक्ट्री है, लैंड है, बिल्डिंग है, स्टॉक है, डेटर है, ये सब तो चीजें हमारे पास हैं, लेकिन इसके बाद व्हाट इज ओड यानी हमें क्या क्या देना है, सिर्फ वही नहीं बताता है बैलेंस शीट, बट इसके अलावा बैलेंस शीट ये भी बताता है क्या कंपनी, लेट्स उस कंपनी की लाइबिलिटी यानी कंपनी के ऊपर लोन है 100 करोड़ का, क्या कंपनी ये 100 करोड़ का लोन पे कर पाएगा। अगर देखो बैलेंस शीट ऐसी है, लेट्स सपोज मशीन 1000 करोड़ की है, ठीक है, डेटर्स 1000 करोड़ के, लैंड मैं कोई भी हाइपोथेटिकल फिगर ले रहा हूँ 1000 करोड़ के, यहाँ पे कैपिटल है 1000 करोड़ का, उसके बाद रिजर्व्स हैं 1000 करोड़ के, और यहाँ पे लोन है कंपनी के ऊपर 1000 करोड़ का। तो क्या कंपनी अपने असेट्स को कभी भी जरूरत पड़ी तो क्या कंपनी अपने असेट्स को बेच के सेल करके क्या अपनी लायबिलिटी यानी लोन को पे कर सकता है क्या। अगर हाँ तो हम बोलेंगे कि कंपनी क्या है, कंपनी सॉल्वेंट है, कंपनी क्या है, सॉल्वेंट है। अगर आंसर इज नो, इफ आंसर इज यस कंपनी इज सॉल्वेंट, इफ आंसर इज नो देन कंपनी इज इनसॉल्वेंट। हम क्या बोलेंगे, कंपनी को इनसॉल्वेंट बोलेंगे, बोलेंगे कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई। क्या हो गई, कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई। तो ये सॉल्वेंसी का मतलब क्या हुआ कि वेदर द कंपनी विल बी एबल टू पे इट्स लोन यूजिंग इट्स एसेट। तो कोई इंसान भी इंसॉल्वेंट और सॉल्वेंट हो सकता है। क्या आपको मालूम है कि कोई ऐसा इंसान जो इंसॉल्वेंट हो जाए, क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट, यानी उसकी लाइबिलिटी, उसकी लेट सपोज एक इंसान है जिसके ऊपर 100 करोड़ का लोन है। कितने करोड़ का लोन है, 100 करोड़ का लोन है, लेकिन उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, उसका घर, और उसके घर की जो कीमत है, उसका हाउस, उसके हाउस की जो कीमत है वो सिर्फ और सिर्फ 50 करोड़ है। तो कहना ही से कि ये आदमी इंसॉल्वेंट हो गया। 50 करोड़ का असेट बेच के ये 100 करोड़ पे नहीं कर सकता। 50 करोड़ का असेट बेच के ये 100 करोड़ नहीं पे कर सकता, ये मैक्सिमम 50 करोड़ पे कर सकता है। तो कहने से अब करें तो करें क्या, क्या इस इंसान को मार दें कि इसने 1000 करोड़ का लोन लिया और 50 करोड़ ही रिटर्न कर रहा है। कहने से किसी का 50 करोड़ जिसने लोन दिया उसका तो 50 करोड़ डूब गया ना, यस और नो। तो ये आदमी को कहने से इस इंसान की लाइफ जो है वो डेंजर में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। कहने से जिसने लोन दिया हो सकता है कि वो इसके ऊपर मारने की कोशिश करे, इससे जोर जबरदस्ती करे। तो हमारी कंट्री के अंदर एक लॉ है, ठीक है, और ये लॉ बहुत पुराना है, लेकिन उसका रिसेंट उसमें कुछ चेंजेस करके एक नया लॉ लेके आए हैं जिसका नाम है IBC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। CA फाइनल के अंदर आप इसको डिटेल में पढ़ोगे। तो इसमें ऐसा है कि कोई इंसान जो अपनी लाइबिलिटीज पे नहीं कर सकता, इवन अपने सब असेट्स बेचने के बाद भी, तो वो इंसान कोर्ट में अप्लाई कर सकता है। किसके लिए, इंसॉल्वेंसी के लिए। और एक बार कोर्ट ऐसा देखता है कि हाँ यार इस इंसान के पास तो 50 करोड़ रुपए का ही एसेट है और इसके ऊपर लोन 100 करोड़ का, ये तो पे नहीं कर पाएगा। तो कोर्ट सारा सब कुछ जांचने के बाद, ये आदमी सच बोल रहा है ना, इतने ही एसेट है ना, इसके बाद उसके बाद कोर्ट उसको एक इंसॉल्वेंसी सर्टिफिकेट दे देता है। अब इंसॉल्वेंसी सर्टिफिकेट का मतलब क्या है कि अब इस इंसान को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, इस इंसान को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, कोई भी इस इंसान को कुछ भी नहीं बोल सकता। अगर किसी ने इसको मारने कूटने की कोशिश की तो वो जेल जाएगा। तो ये अपनी कंट्री के अंदर लॉ है, ऐसा समझ में आया कि नहीं। इसीलिए आप देखोगे तो जब लोन देता है बैंक, तो लोन बैंक बहुत डरते डरते देता है, क्योंकि अगर गलती से पैसा डूब गया बैंक का तो कहने से तुम तो इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई कर दोगे, पैसा किसका डूबेगा, बैंक का पैसा डूबेगा। इसलिए जब भी लोन देते हैं ना तो बहुत सोच समझ के लोन दिया जाता है, क्योंकि सामने वाला पैसा डुबा दिया तो आपका पैसा डूब गया, उसको कुछ नहीं होगा। तो जब आप कहने से आप लोन दे सकते हो, आपकी बैलेंस शीट देख के मालूम पड़ जाएगा कि आप अपना लोन रिपे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो आप क्या अपना लोन रिपे कर सकते हो, आंसर इज यस, तो आप सॉल्वेंट हो। आपकी सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है, सॉल्वेंट। अगर नहीं कर सकते तो आप क्या हो, इनसॉल्वेंट हो। ये तो बात हुई लॉन्ग टर्म की। किसकी बात हुई, लॉन्ग टर्म की। आप अपनी मशीन्स यूजुअली बेचते नहीं हो, बट अगर प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन हो गई कि देना ही पड़ेगा पैसा, तब आपके मशीन बिकेंगे, अदरवाइज नहीं बिकेंगे। बट कहना ही से कि आपके दो टाइप के एसेट्स होते हैं, एक ऐसे जैसे मशीन है, लैंड है, ये सब क्या है, ये लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं। ये क्या है, लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं। और एक आपके पास होते हैं डेटर्स, स्टॉक, कैश, ये सब क्या आपके
शॉर्ट टर्म एसेट्स, क्या है शॉर्ट टर्म एसेट्स, और इस साइड आपका लोन है लेट्स सपोज। तो अगर आप अपना लोन इन एसेट्स के थ्रू पे कर सकते हो, यानी आपको आपकी मशीन और बिल्डिंग और लैंड बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम आप बोलेंगे कि आपके बिजनेस में लिक्विडिटी है। क्या है? लिक्विडिटी, यानी आपके पास इतना लिक्विड कैश है कि आप अपनी लाइबिलिटीज क्या कर सकते हो? पे कर सकते हो। व्हेन यू आर एबल टू पे योर लाइबिलिटीज यूजिंग द शॉर्ट टर्म एसेट्स, वी कैन से दैट योर बिजनेस हैज ए लिक्विडिटी। वर्ड क्या है? लिक्विडिटी। बट अगर आपको ये इनाफ नहीं है और आपको ये बेचने पड़ जाएंगे, तो हम बोलेंगे कि भाई इवन दो शॉर्ट टर्म एसेट्स इनाफ नहीं है बट लॉन्ग टर्म एसेट बेच के पे कर देंगे, तो हम बोलेंगे आपके बिजनेस में सॉल्वेंसी है। क्या है? सॉल्वेंसी। समझ में आता है कि नहीं आता है? जब आप अपनी लाइबिलिटीज को शॉर्ट टर्म एसेट से मीट कर पाओ तो हम बोलेंगे लिक्विडिटी भी है, ठीक है। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म एसेट से मीट करोगे तो हम बोलेंगे लिक्विडिटी भी है और सॉल्वेंसी भी है। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं, लेट सपोज ये कंपनी है, इसके पास मशीन है 1000 करोड़ का और इसके पास डेटर्स हैं 1000 करोड़ के और इसके ऊपर लोन है 500 करोड़ का। कहने से ये अपना लोन शॉर्ट टर्म एसेट्स बेच के भी पे कर सकता है और लॉन्ग टर्म एसेट्स बेच के भी पे कर सकता है। तो इस बिजनेस के अंदर लिक्विडिटी भी है और सॉल्वेंसी भी है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये एक कंपनी है जिसकी मशीन है 1000 करोड़ की और उसके पास डेटर है सिर्फ 100 करोड़ के और उसके ऊपर लोन है लेट सपोज 500 करोड़ का। तो कहने से ये शॉर्ट टर्म एसेट्स बेच के अपनी लायबिलिटी पूरी नहीं कर सकता। तो कहने से इसकी बिजनेस में लिक्विडिटी नहीं है, लिक्विडिटी इस बिजनेस में नहीं है। बट कहने से ये लॉन्ग टर्म एसेट बेच के पे कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। तो हम बोलेंगे सॉल्वेंसी है इसके बिजनेस में बट लिक्विडिटी नहीं है। एक दूसरा एग्जांपल ले लो, लेट सपोज मशीन, डेटर, लोन। तो कहने से लॉन्ग टर्म एसेट्स आर नॉट इनफ टू पे ऑफ द लायबिलिटी बट शॉर्ट टर्म एसेट्स आर इनफ टू पे ऑफ द लायबिलिटी। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे कि इसमें लिक्विडिटी भी है और सॉल्वेंसी भी है, दोनों हैं। आप ये नहीं बोलोगे कि ये बिजनेस लिक्विडिटी तो है इसमें लेकिन सॉल्वेंसी नहीं है। भाई सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि आप अपनी लायबिलिटीज पे करोगे, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, कैसे भी पे करो, आप पे करने चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि बिजनेस में लिक्विडिटी ना हो और सॉल्वेंसी हो, बट ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सॉल्वेंसी, आपके बिजनेस में सॉल्वेंसी नहीं है लेकिन लिक्विडिटी है। इट इज नॉट पॉसिबल। समझ में आता है कि नहीं आता है? बस यही इंफॉर्मेशन यहां पे देखो मैंने लिखा है, वापस क्या लिखा है, बट ऑल्सो गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंसर्न्स यानी बिजनेस। कंसर्न का मतलब यहाँ पे क्या है? बिजनेस एबिलिटी टू पे मीट इट्स लायबिलिटी। इन शॉर्ट रन इट इज अ लिक्विडिटी पोजीशन, इन लॉन्ग रन इट इज अ सॉल्वेंसी पोजीशन एज एंड व्हेन दे फॉल ड्यू। यानी जब लायबिलिटी को पे करने का टाइम आए, जब भी वो ड्यू हो, तब आप उनको शॉर्ट टर्म में पे कर पाओ तो आपकी लिक्विडिटी भी है और सॉल्वेंसी भी है। और अगर आप शॉर्ट टर्म में नहीं सिर्फ लॉन्ग टर्म में पे कर पा रहे हो तो वो आपकी सिर्फ क्या है? फिर सॉल्वेंसी है। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 1 का कुछ पोर्शन हो गया, कुछ पोर्शन अभी भी बाकी है। तो ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। ब्रेक के बाद सेकंड चैप्टर, जो सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का, वो स्टार्ट करते हैं।